नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पढ़ाया जा रहा था दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। वहाँ से पिछली क्लासेज के अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया था दोस्तों हृदय के बारे में। आपको विस्तार से हार्ट पढ़ाया गया था दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हार्ट से संबंधित एक गतिविधि होती है जिसे कहा जाता है दोस्तों रक्तदाब। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों रक्तदाब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आपका टॉपिक है दोस्तों, उसका क्या नाम है? रक्तदाब। रक्तदाब, इसी रक्तदाब को क्या कहते हैं दोस्तों? रक्तचाप। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों ब्लड प्रेशर। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? ब्लड प्रेशर। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाया जा रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और उसके अंतर्गत आपको पिछली क्लासेस के अंतर्गत अध्ययन करवाया गया दोस्तों हृदय के बारे में। आज अपन बात करेंगे रक्तदाब ऑब्लिक रक्तचाप ऑब्लिक ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि ये क्या होता है। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों? रक्तदाब। नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों रक्तदाब। रक्त को एक दाब मिलता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? रक्तदाब। और दाब किसके माध्यम से मिलेगा दोस्तों? हृदय के द्वारा। हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों रक्तचाप। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे दोस्तों? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो मेंशन कर देता हूं दोस्तों हृदय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हृदय के द्वारा। हृदय के द्वारा। हृदय के द्वारा। हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब। दिया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? रक्तदाब कहलाता है। और इसे क्या कहेंगे दोस्तों? रक्तचाप। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। और इसे ही कहा जाता है रक्तचाप। इसे ही कहा जाता है ब्लड प्रेशर। और इसका निक नेम की बात करते हैं दोस्तों, इनका निक नेम क्या होगा दोस्तों? बीपी। निक नेम की बात करते हैं दोस्तों, इनका निक नेम क्या होगा दोस्तों? बीपी। शॉर्ट एंड स्वीट सा नेम क्या है दोस्तों? बीपी। हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? रक्तदाब कहलाता है। हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रक्तदाब का मापन यंत्र, उसे कहा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या कहेंगे दोस्तों? स्फिग्नोमेनोमीटर। और इसे कहा जाता है रक्तचाप मापी। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्तदाब का मापन। रक्तदाब का मापन यंत्र। रक्तदाब का मापन यंत्र, उस यंत्र का क्या नाम है दोस्तों? स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्तदाब का मापन यंत्र, उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर। और इसे ही कहा जाता है रक्तचाप मापी। क्या कहेंगे दोस्तों? रक्तचाप मापी। हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब का मापन यंत्र का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। फिर देखते हैं दोस्तों रक्तदाब का मान। रक्तदाब का मान। रक्तदाब का मान होता है दोस्तों, रक्तदाब का मान, इसका मान होगा 120/80 mmHg। रक्तदाब का मान कितना होता है दोस्तों? 120/80 mmHg। कितना होगा दोस्तों? 120/80 mmHg। क्या होगा दोस्तों? रक्तदाब का मान होता है 120/80 mmHg। ये Hg क्या है दोस्तों? पारा। ये क्या है दोस्तों? पारा। इसी पारे को क्या कहा जाता है? मरकरी। और मरकरी की कमी से एक रोग होता है दोस्तों, वो कौन सा रोग है दोस्तों? मिनीमाटा रोग।
कौन सा रोग है दोस्तों? मिनीमाटा रोग। ये रोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जापान का शहर है दोस्तों, और उस शहर का क्या नाम है? मिनीमाटा शहर। जापान का एक शहर है, उस शहर का क्या नाम है दोस्तों? मिनीमाटा। मिनीमाटा शहर के अंतर्गत ये रोग सर्वप्रथम हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है मिनीमाटा रोग। कौन सा रोग कहेंगे दोस्तों? मिनीमाटा रोग। रक्त दाब का मान होता है 120/80 mm Hg। Hg को कहते हैं दोस्तों पारा। पारे को कहा जाता है मरकरी। मरकरी की कमी से रोग होता है मिनीमाटा रोग। और मिनीमाटा रोग कहाँ हुआ था? जापान के शहर मिनीमाटा में हुआ था। और इस रोग के अपन लक्षण की बात करते हैं दोस्तों कि इस रोग के लक्षण क्या होंगे दोस्तों। इस रोग के लक्षण की बात करते हैं। लक्षण क्या होता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र का कमजोर होना प्रारंभ। क्या होगा दोस्तों? तंत्रिका तंत्र का कमजोर होना प्रारंभ। तंत्रिका तंत्र का कमजोर होना प्रारंभ। नंबर 2 लक्षण क्या होगा दोस्तों? मांसपेशियों में कमजोरी आना प्रारंभ। मांसपेशियों में कमजोरी आना प्रारंभ। और क्या होगा दोस्तों? स्मरण शक्ति कमजोर होना प्रारंभ। और क्या होगा दोस्तों? स्मरण शक्ति क्षीण होना प्रारंभ। ये किसके लक्षण है दोस्तों? मिनीमाटा रोग के लक्षण है। और रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर बीपी क्या हो जाएगी दोस्तों? हाई। और रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर बीपी हाई हो जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। और रक्तदाब का मान 80 से कम होने पर बीपी लो हो जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। तो दोनों स्टेटमेंट लिख देता हूं दोस्तों। रक्तदाब का मान रक्तदाब का मान रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर बीपी हाई हो जाती है। क्या होगा दोस्तों? बीपी हाई हो जाती है। रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर बीपी हाई हो जाती है। और बीपी हाई होना क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपर टेंशन कहलाता है। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपर टेंशन। कौन सी टेंशन दोस्तों? हाइपर टेंशन कहा जाता है। रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर बीपी हाई हो जाती है। बीपी हाई होना क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपर टेंशन। क्या कहलाएगा दोस्तों? हाइपर टेंशन। और रक्तदाब का मान 80 से कम होने पर बीपी लो हो जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। फिर देखते हैं दोस्तों रक्तदाब का मान। रक्तदाब का मान 80 से कम होने पर रक्तदाब का मान 80 से कम होने पर 80 से कम होने पर बीपी लो हो जाती है। बीपी लो हो जाती है, जिसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? जिसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। जिसे कहा जाएगा दोस्तों हाइपोटेंशन। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों रक्तदाब। रक्तदाब के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? अपन रक्तदाब। किसके बारे में दोस्तों? रक्तदाब ऑब्लिक रक्तचाप ऑब्लिक ब्लड प्रेशर ऑब्लिक बीपी। हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। इसे ही कहा जाता है रक्तचाप, इसे ही कहा जाता है ब्लड प्रेशर, और इसे ही कहा जाता है दोस्तों बीपी। हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्त को दाब किसके माध्यम से मिलता है दोस्तों? हृदय के द्वारा। रक्तदाब का मापन यंत्र का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर।
रक्तदाब के मापन यंत्र का नाम है स्पिग्नोमेनोमीटर। इसे ही कहा जाता है रक्तचाप मापी। कौन सी मापी कहेंगे दोस्तों? रक्तचाप मापी। रक्तदाब का मान होता है 120/80 mm Hg। और Hg क्या है दोस्तों? पारा। Hg क्या है दोस्तों? पारा। पारे को कहा जाता है मरकरी। क्या कहेंगे दोस्तों? मरकरी। मरकरी की कमी से एक रोग होता है, उस रोग का नाम है दोस्तों मिनीमाटा रोग। ये रोग सर्वप्रथम जापान के शहर मिनीमाटा नगर में हुआ था। इसका पहला पेशेंट कहाँ मिला था दोस्तों? मिनीमाटा शहर में, इसलिए इसको नाम दे दिया गया मिनीमाटा रोग। और इसके लक्षण है दोस्तों तंत्रिका तंत्र का कमजोर होना प्रारंभ। नंबर 2, तंत्रिका तंत्र का कमजोर होना प्रारंभ। नंबर 2, मांसपेशियों में कमजोरी आना प्रारंभ। नंबर 3, स्मरण शक्ति कमजोर होना प्रारंभ। रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर, रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर बीपी हाई हो जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपरटेंशन। और ये बीपी हाई की समस्या किन में होंगी दोस्तों? मोटापा रोग से ग्रसित व्यक्तियों में पाई जाती है। कौन से व्यक्तियों में होगी दोस्तों? ये मोटापा रोग से ग्रसित व्यक्तियों में पाई जाती है। कौन से रोग से ग्रसित व्यक्तियों में पाई जाएगी दोस्तों? मोटापा रोग से ग्रसित व्यक्तियों में हाइपरटेंशन की समस्या पाई जाती है। और रक्तदाब का मान 80 से कम होने पर बीपी लो हो जाती है, जिसे कहा जाता है दोस्तों हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन की समस्या कौन से व्यक्तियों में होती है दोस्तों? दुर्बल व्यक्तियों में पाई जाती है। हाइपोटेंशन की समस्या किन में होगी दोस्तों? दुर्बल व्यक्तियों में पाई जाती है। तो आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों रक्तदाब के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं दोस्तों? प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न बनेगा दोस्तों, हृदय के द्वारा रक्त को दिया जाने वाला दाब निम्नलिखित में से कहलाता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? रक्तदाब। ऑब्लिक क्या कहलाएगा? रक्तचाप। ऑब्लिक क्या कहलाएगा? ब्लड प्रेशर, जिसे क्या कहेंगे दोस्तों? बीपी। रक्तदाब का मापन यंत्र का नाम निम्नलिखित में से होता है। क्या होगा दोस्तों? स्पिग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी। रक्तदाब का मान होता है 120/80 mm Hg। रक्तदाब का मान 120 से अधिक होने पर बीपी हाई हो जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की समस्या कौन से व्यक्तियों में होगी दोस्तों? मोटापा रोग से ग्रसित व्यक्तियों में होती है। और रक्तदाब का मान 80 से कम होने पर बीपी लो हो जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। और ये कौन से व्यक्तियों में होगी दोस्तों? दुर्बल व्यक्तियों में पाई जाती है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों वाहिकाओं के बारे में। तो आपको पढ़ाया गया दोस्तों ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों वाहिकाओं के बारे में। और विलियम हार्वे साहब ने वाहिकाओं को कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? 2 भागों में बांट दिया गया, शिरा और धमनी। तो अपन शिरा और धमनियों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र का तीसरा पार्टीशन होता है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? वाहिकाएं। किनके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों? वाहिकाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र का अंतिम पॉइंट आता है दोस्तों, उस अंतिम पॉइंट का क्या नाम है दोस्तों? वाहिकाएं। तो अपन वाहिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 भाग को नाम दिया गया दोस्तों रक्त। नंबर 2 भाग को नाम दिया गया हृदय। नंबर 3 को नाम दिया गया वाहिकाएं। तो तीसरा पार्टीशन क्या है दोस्तों? वाहिकाएं। तो अपन बात करेंगे दोस्तों वाहिकाओं के बारे में। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, हमारे शरीर के आंतरिक भाग में नलिका युक्त या संरचनाएं पाई जाती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? वाहिकाएं कहलाती है। उन वाहिकाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। वाहिकाएं। वाहिकाएं मनुष्य रूपी शरीर के आंतरिक भाग में, कौन से भाग में दोस्तों? आंतरिक भाग में नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, वे कहलाती है दोस्तों वाहिकाएं। ये 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। अर्थात शिरा व धमनी के बारे में अपन बात करेंगे। मनुष्य रूपी शरीर के, मनुष्य रूपी शरीर के, मनुष्य रूपी शरीर के
आंतरिक भाग में, मनुष्य रूपी शरीर के आंतरिक भाग में नलिका युक्त संरचनाएं, मनुष्य रूपी शरीर के आंतरिक भाग में नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन सी संरचनाएं दोस्तों? नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती है, वे वाहिकाएं कहलाती हैं। वे क्या कहलाएगी दोस्तों? वाहिकाएं कहलाती हैं। और ये दो प्रकार की होती है। वाहिकाएं कितने प्रकार की होगी दोस्तों? ये दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होगी दोस्तों? दो प्रकार की होती हैं। मनुष्य रूपी शरीर के आंतरिक भाग में नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, ये वाहिकाएं कहलाती हैं। और वाहिकाएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 भाग को नाम दिया जाता है दोस्तों शिरा, और नंबर 2 भाग को नाम दिया जाता है धमनी। तो नंबर 1 है दोस्तों धमनी, और नंबर 2 क्या है दोस्तों? शिरा। नंबर 2 क्या है दोस्तों? शिरा। तो अपन मनुष्य रूपी शरीर के आंतरिक भागों में नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती है, वे नलिका युक्त संरचनाएं वाहिकाएं कहलाती है। और वाहिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों, शिरा व धमनी। तो अपनी बात करेंगे दोस्तों धमनियों के बारे में। धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त प्रवाहित होगा दोस्तों? शुद्ध। इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त प्रवाहित होगा दोस्तों? इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और इनमें कौन सा रक्त प्रवाहित होगा दोस्तों? इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनमें कौन सा रक्त प्रवाहित होगा दोस्तों? इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनमें ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त होगा दोस्तों? ऑक्सीकृत रक्त। इनमें ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, इनमें ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। और इनमें अनॉक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। इनमें अनॉक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। इनका रंग कैसा होता है दोस्तों? इनका रंग होता है लाल, और इनका रंग होता है नीला। इनका रंग कैसा होगा दोस्तों? इनका रंग होता है लाल, और इनका रंग होता है दोस्तों नीला। रंग कैसा होगा दोस्तों? इनका रंग तो होता है लाल, और इनका रंग कैसा होगा दोस्तों? नीला। इनका रंग होता है दोस्तों नीला। ये गहराई में पाई जाती है, जो आंखों की दृष्टि से दिखाई नहीं देती है। ये ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो आंखों की दृष्टि से दिखाई देती है। ये गहराई में पाई जाती है, ये गहराई में पाई जाती है, जो दिखाई नहीं देती है। ये गहराई में पाई जाती है, जो आंखों की दृष्टि से दिखाई नहीं देती है। ये ऊपरी भाग में पाई जाती है, ये ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो आंखों की दृष्टि से जो दिखाई देती है। ये गहराई में पाई जाती है, जो दिखाई नहीं देती है। ये ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो हमें दिखाई देती है। इनका व्यास कम होता है, इनका व्यास ज्यादा होता है। इनका व्यास कम होता है, और इनका व्यास ज्यादा होता है। इनका व्यास ज्यादा होता है। कम और ज्यादा में अपन अंतर देख लेते हैं दोस्तों।
माना कि इनका व्यास इतना होगा, तो इनका व्यास क्या होगा दोस्तों, इतना होता है। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाया जा रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र का अंतिम भाग पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। अंतिम भाग को नाम दिया जाता है वाहिकाएं। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों वाहिकाओं के बारे में। वाहिकाएं मनुष्य रूपी शरीर के आंतरिक भाग में नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। वे नलिका युक्त संरचनाएं वाहिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएगी दोस्तों, वाहिकाएं कहलाती हैं। वाहिकाएं दो प्रकार की होती है। नंबर एक भाग को नाम दिया जाता है दोस्तों धमनी। नंबर दो भाग को नाम दिया जाता है दोस्तों शिरा। धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनमें ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, इनमें अनॉक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों का रंग लाल होता है, शिराओं का रंग नीला होता है। ये गहराई में पाई जाती है, ये ऊपरी भाग में पाई जाती है। इनका व्यास कम होता है, इनका व्यास ज्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, नाभ से स्पष्ट है। यहाँ से प्रश्न आएगा, मनुष्य रूपी शरीर के आंतरिक भागों में नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती है जो कहलाती हैं वाहिकाएं। क्या कहलाएगी दोस्तों, वाहिकाएं। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, धमनी और शिरा। धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, ऑक्सीकृत रक्त। धमनियों का रंग कैसा होता है, लाल। धमनियां गहराई में पाई जाती है, इनका व्यास कम होता है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है शिराओं में, अनॉक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है शिराओं में। शिराओं का रंग होता है नीला, ये ऊपरी भाग में पाई जाती है। इनका व्यास ज्यादा होता है, किनकी अपेक्षा दोस्तों, धमनियों की अपेक्षा। और नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये शिराओं और धमनियों का जाल हमारी संपूर्ण बॉडी के अंतर्गत फैला हुआ रहता है दोस्तों। और शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होगा दोस्तों, अशुद्ध रक्त, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होगा। और जिसे अपन कह सकते हैं दोस्तों अनॉक्सीकृत रक्त। और ऑक्सीकृत रक्त इट मीन्स ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, जो किसमें प्रवाहित होगा दोस्तों, धमनियों में प्रवाहित होता है। और अपन शिराओं से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, नोट के अंतर्गत लिख देते हैं अपन। नोट के अंतर्गत कि भाई शिराओं में रुधिर का आदान प्रदान शिराओं के माध्यम से किया जाता है। रुधिर का आदान प्रदान, रुधिर का आदान प्रदान, रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाएगा दोस्तों, शिराओं के माध्यम से। रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है शिराओं के माध्यम से। तो अपन हेडिंग के रूप में लिख लेते हैं शिराओं के कार्य, अर्थात रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है शिराओं में। शिराएं, रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, ड्रिप चढ़ाई जाती है। रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है शिराओं में। किसमें होगा दोस्तों, शिराओं में। रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है शिराओं में, ड्रिप चढ़ाई जाती है शिराओं में। रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है शिराओं में, ड्रिप चढ़ाई जाती है, ड्रिप चढ़ाई जाती है शिराओं में। बोतल चढ़ाई जाती है शिरा में, बोतल चढ़ाई जाती है शिरा में। इंजेक्शन लगाया जाता है शिरा में, इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है शिरा में। रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है शिराओं में, रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है शिराओं में। ड्रिप चढ़ाई जाती है शिराओं में, बोतल चढ़ाई जाती है शिराओं में, इंजेक्शन लगाया जाता है शिराओं में। और ग्लूकोज चढ़ाया जाता है शिराओं में, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है शिराओं में।
ग्लूकोज चढ़ाया जाता है दोस्तों शिराओं में। तो देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों शिराओं के बारे में। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो इनका आंसर क्या होगा दोस्तों, शिराओं में। आंसर क्या होगा दोस्तों, शिराओं में। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। आज अपन ने बात किया है दोस्तों रक्त दाब के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा है। और उसके बाद में अपन ने बात की दोस्तों वाहिकाओं के बारे में, और वाहिकाओं को दो भागों में बांट दिया गया, शिरा और धमनियों के बारे में अपन ने चर्चाएं की। और फिर अपन ने देखे थे दोस्तों शिराओं से संबंधित फैक्ट, रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है शिराओं में, ड्रिप चढ़ाई जाती है शिराओं में, बोतल चढ़ाई जाती है शिराओं में, इंजेक्शन लगाया जाता है शिराओं में, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है शिराओं में। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने बात कर ली है शिराओं के बारे में, धमनियों के बारे में। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे दोस्तों, आज आपका रक्त परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्नोत्तरी के बारे में, है ना। तो इसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।